जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गौ सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल, डी 27 अप्रैल। हाल ही में गौ रक्षकों के द्वारा किस तारीख को गौ सम्मान दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल 2026 को देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ सम्मान दिवस मनाया गया। इसका उपदेश क्या है? तो इसका उपदेश है गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना। इस प्रकार से गौ रक्षक समिति के सदस्यों द्वारा 23 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया गया। अभियान की जो प्रमुख मांग है वो है कि गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना और सख्ती से कानून बनाना। देश की 5400 से अधिक तहसीलों में संतों और गौ भक्तों ने ज्ञापन दिया। इसमें एसडीएम, तहसीलदार और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौ सेवा के समितियों के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय की मांग भी अभियान में शामिल है। गोचर भूमि बोर्ड के गठन की मांग भी इन समितियों के द्वारा की गई है। इसमें क्या होगा? तो गौ संरक्षण अभियान के तहत विशेष कानून बनाए जाएंगे और बहुत सारे इनके पॉइंट है, जिसमें गौ रक्षक सेना, करणी सेना और अन्य सामाजिक संगठन मिलकर के गौ सम्मान दिवस 27 अप्रैल को मनाया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स सदस्यों के डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में 11 देशों के समूह ब्रिक्स के डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक आयोजित हो गई दिल्ली में, लेकिन बिना किसी परिणाम के यह स्थगित हो गई, क्योंकि चिल्लम चिल्ली ज़्यादा हो रही थी। किसी प्रकार का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। आयोजन कहाँ किया गया था? तो 23 से 24 अप्रैल 2026 को दिल्ली में किया गया था। अब बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की शुरुआत हुई 2006 से, जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। औपचारिक रूप से इसका पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में हुआ। 2009 में था तो इसका नाम ब्रिक था, BRIC ब्रिक। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है। अब शुरुआत में 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ, सऊदी अरब को 2024 में इसकी सदस्यता दी गई है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ब्रिक्स देशों का जो डिप्टी विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। आज का क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी भंडार बढ़कर कितना हो गया है? ए 650.31 अरब डॉलर, बी 703.31 अरब डॉलर, सी 728.49 अरब डॉलर, डी 557.46 अरब डॉलर। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, स्क्रीनशॉट लें और आंसर लिखें। चलिए, इसका सही आंसर है 703.31 अरब डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी सूचना दी कि भारत का विदेशी भंडार 703.31 अरब डॉलर हो चुका है और 17 अप्रैल 2026 तक इसमें 2.36 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है पिछले सप्ताह की अपेक्षा। अब विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती है, जो बढ़कर के 557.46 अरब डॉलर हो गई है परिसंपत्तियां। इस प्रकार से भारत का कुल जो
भारत का विदेशी भंडार है फरवरी 2026 में 728.496 अरब डॉलर के सार्वजनिक उच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन अभी इस सप्ताह में यह 703.31 अरब डॉलर पहुंच चुका है। बात करते हैं विदेशी भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो स्वर्ण मुद्राएं भी इसमें शामिल होती है, SDR होता है, FCA ये होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, और IMF ये सभी इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ एक शब्द आया है SDR, तो SDR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। इसके तहत भी हम विदेशी भंडार को बढ़ाते हैं। अब बात आइए RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और बैंकिंग प्रणाली को विनिमय, लेन देन और जोखिम को देखता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की राजधानी बिश्केक गए हैं? विकल्प है A कजाकिस्तान, B किर्गिस्तान, C उज्बेकिस्तान, D तजाकिस्तान। इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। अभी किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है जो कि 27 से 28 अप्रैल को हुई। इसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया और इस बार शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO की जो कहना चाहिए कहाँ पर आयोजित की गई, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, अब बात आइए शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। हाँ, भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बने। यह आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। इस बार जो बैठक हुई रक्षा मंत्रियों की, इसका मुख्य विषय क्या था, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य विषय था आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को आतंकवाद उग्रता को कैसे समाप्त करें और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे बढ़ाएं। हाँ, भारत की आतंकवाद के प्रति नीति शून्य सहनशीलता पर आधारित है। अब बात आई है शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसमें चीन शामिल है, रूस शामिल है, भारत, पाकिस्तान और कई मध्य एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है चीन में, चीन के बीजिंग में स्थापित है। 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव है झांग मिंग। इसका फुल फॉर्म है शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आतंकवाद का मुकाबला करना और सदस्य देशों की आर्थिक सहायता करना। इसका लोगो भी आप फोटो में देख सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्न से। चलिएगा फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, नोट से निकालने नोट डाउन करें। हम बहुत जल्दी आप लिए लाइव सेशन लाएंगे जिसमें देश भर की सभी खबरें और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। आने वाले समय में इवनिंग, आप मेरा सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, हम इवनिंग में लाइव क्लास आपको बताएंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब मनाया जाता है? A 24 अप्रैल, B 25 अप्रैल, C 26 अप्रैल, D 27 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है देसी बीजों का संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। इस दिन किसानों के बीज बचाने, उसका उपयोग करने और बेचने के अधिकारों के समर्थन पर यह दिवस मनाया जाता है और बीजों का कॉर्पोरेट एकाधिकार के खिलाफ बनाया जाता है। याद रखिएगा यह दिवस जलवायु प्रतिरोधी बीजों और पशुपालकों की भूमिका पर केंद्रित था 2026 में। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 अप्रैल को। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो अप्रैल माह में जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी।
1 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस अर्थात अप्रैल फूल। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये भारत का 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है भारत के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि 11 अप्रैल को हम किसकी जयंती मनाते हैं? 12 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं। विश्व चागास रोग दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस जो भारत के द्वारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस भारत के द्वारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस हमने मनाया अभी 25 अप्रैल को। हाँ, विश्व मलेरिया दिवस में जो थीम थी वो कमेंट बॉक्स में बताइए 2026 की। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु जो दिवस है वो 28 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाते हैं 30 अप्रैल को। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? ए डॉक्टर रघुनाथ मिश्रा, बी डॉक्टर अतानु नाथ, सी डॉक्टर CN राव, डी डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर है डॉक्टर अतानु नाथ। चित्र में आप देख सकते हैं इन्हें ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 का प्राइज दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। डॉक्टर अतानु नाथ ने ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 का पुरस्कार जीता है। हाँ, इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है और उन्हें अमेरिका की फेरबी लैब में MUONG-2 प्रयोग के लिए सम्मानित किया है और इस पुरस्कार के तहत $3 मिलियन की राशि दी जाएगी। हाँ, डॉक्टर अतानु नाथ जो हैं असम के हैलाकांडी जिले के लाला बाजार के निवासी हैं और वे टीहू कॉलेज में भौतिकी के सहायक प्रोफेसर हैं। टीहू कॉलेज में इस श्रेणी में पुरस्कार पाने वाले भारतीय और पूर्वोत्तर भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। हाँ, बात आई है वैज्ञानिक की तो आपको बता दें असम के ही युवा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। इन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो इनको भी याद रखिएगा। हम डॉक्टर अनातु नाथ को तो याद रखेंगे ही, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को भी याद रखें जिन्हें हाल ही में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। इन्हें शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए फटाफट लाइक करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इनोवेटर समिट 2026 में भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? ए पेरिस फ्रांस, बी म्यूनिख जर्मनी, सी रोम इटली, डी टोक्यो जापान। इसका सही आंसर है म्यूनिख जर्मनी। इस समिट का उद्देश्य है भारत और जर्मनी के बीच में रक्षा क्षेत्र में सहयोग और उत्पादकता को बढ़ावा देना। इस बार 2026 का जो भारत और जर्मनी के बीच जो मुख्य जो फोकस है वो है AI प्रणाली, रडार, सेंसर और पनडुब्बी आधारित प्रयोगों को बढ़ावा देना। हाँ, यह आत्मनिर्भर भारत की भी एक पहल है। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुनीच नामक स्थान है जर्मनी में, वहाँ पर आयोजित किया गया। चलिए, ये जो हैं हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया श्रीलंकन डाइव एक्स 2026 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी ओमान,
डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त गोताखोरी अभियान कहा जाता है। इससे शॉर्टकट में हम INSLN डाइवेक्स 2026 के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में इस बार किया गया। कब से कब तक चला? तो 21 से 27 अप्रैल 2026 तक चला। हाँ, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला यह चौथा युद्ध अभ्यास था। इसकी विशेषता रही कि भारत का जहाज INS निरीक्षण इसमें शामिल हुआ और इस बार जो युद्ध अभ्यास हुआ इसका मुख्य उद्देश्य है जलमग्न खोज, बचाव और राहत कार्यों को मिश्रित गैस गोताखोरी अभ्यासों के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। तो श्रीलंका के साथ करते हैं युद्ध अभ्यास, यह हमारा INSLN डाइवेक्स। अब बात आई है युद्ध अभ्यास की, तो हाल ही में जो युद्ध अभ्यास संपन्न हुए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं उनको देख लेते हैं। हमने वज्र प्रहार किया, एक युद्ध अभ्यास 24 फरवरी 16 मार्च के बीच में। किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में। यह 16वां संयुक्त विशेष सैन्य बल अभियान था। हाँ, हमने तुल्स्तिक 2026 युद्ध अभ्यास किया 12 से 25 अप्रैल को हाल ही में। यह उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। यह इसका 7वां संस्करण था। हाल ही में हमने धर्म गार्जियन 2026 जो कि फरवरी मार्च में आयोजित हुआ था, हमने किया है भारत और जापान के बीच में। 7वां युद्ध अभ्यास था। हाँ, हमने लमितिये 2026 युद्ध अभ्यास करते हैं हम सेशेल्स के साथ, और भारतीय सेना और ITBP ने मिलकर के अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास किया था। इसी प्रकार भारतीय सेना ने 2000 जनवरी में पुणे में महाराष्ट्र में साझा शक्ति आपातकालीन तैयारी के लिए युद्ध अभ्यास किया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फटाफट लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना देता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? A बीजिंग, B पेरिस, C ताशकंद, D नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ताशकंद। हाल ही में उज्बेकिस्तान के देश शहर ताशकंद में 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला है। यह कब आयोजित होगी? यह प्रतियोगिता जून 2027 में आयोजित होगी। याद रखिएगा, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य एशिया में किसी देश ने इस प्रकार की इवेंट की मेजबानी की है। बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहाँ की मुद्रा है उज्बेक सोम। उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति है शावकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अरीपोव। उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश की बात करें तो मैप में लोकेशन यहाँ पर है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के उत्तर में है कजाकिस्तान, आपको दिख रहा होगा ये कजाकिस्तान है उज्बेकिस्तान के उत्तर में। पूर्व में है किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान है पूर्व में किर्गिस्तान है, और तजाकिस्तान है, आप यहाँ देख सकते हैं तजाकिस्तान, और ये किर्गिस्तान है। ये वाला जो भाग है ये किर्गिस्तान वाला भाग है। चलिए, दक्षिण में अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान दक्षिण में आप देख सकते हैं, और इधर अफगानिस्तान के भी साथ भी अपनी सीमा बनाता है उज्बेकिस्तान। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 33,000 भारतीय सैनिकों को नई पहचान देने के लिए बासरा मेमोरियल में डिजिटल नाम पैनल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ए यूनेस्को, बी कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन अर्थात CWGC, सी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसका जो सही आंसर है वो है बी कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन। बासरा मेमोरियल इराक में स्थित है। यह उन सैनिकों को समर्पित है जिसका कोई ज्ञात कब्र नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में बासरा मेमोरियल इराक में बनाया गया है। याद रखिएगा,
मेसोपोटामिया अभियान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से वर्तमान इराक में लड़ा गया था और यहीं पर लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों ने शहीद हुए थे। इसलिए उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर अब डिजिटल पैनल जोड़ा जा रहा है। याद रखिएगा 46,000 से अधिक अन्य कॉमनवेल्थ सैनिकों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। याद रखिएगा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद कॉमनवेल्थ सैनिकों की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख से अधिक सैनिक संयुक्त मोर्चा भेजा था। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नवजात शिशुओं और शिशुओं के लिए पहली विशेष मलेरिया उपचार दवा के रूप में WHO ने किस दवा को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? ए क्लोरोक्विन, बी आर्टेमेथर ल्यूमेफेटिन, सी पैरासीटामोल, डी टॉक्सीसाइक्लिन। इसका जो सही आंसर है वो है आर्थेमेथर ल्यूमेफेट्रिन। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए बनाई गई ये मलेरिया की एंटी मलेरिया दवा है। ठीक है, इसका नाम है आर्टेमेथर ल्यूमेफेट्रिन और इसे औपचारिक अनुमति दी है WHO ने। प्री क्वालिफिकेशन दिया है जिसमें गुणवत्ता की जांच, सुरक्षा और प्रभावशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर यह खरी उतरी है। आपको बता दें कि जो मलेरिया है एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इसमें एक परजीवी पाया जाता है प्लाज्मोडियम। मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर एक परजीवी रहता है प्लाज्मोडियम और जब मच्छर काटता है तो यह परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। आपको बता दें कि 2024 में विश्व भर में लगभग 28.2 करोड़ लोग मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.10 लाख मौतें मलेरिया से हुई है। हाँ, मलेरिया 95% मामले अफ्रीका और विशेषकर सहारा अफ्रीका में पाए गए हैं। अब बात आइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO के वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस, इसके महानिदेशक हैं। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज किताब किसने लिखी? ए राजनाथ सिंह, बी मनोज मुकुंद रणवणे, सी शशि थरूर और डी विपिन रावत। इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद रणवणे। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्री नामक किताब लिखी है। जो जनरल है इनका नाम है मनोज मुकुंद रणवणे और इसका प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है और इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े रहस्यों को इसमें शामिल किया गया है। हाँ, इसमें एक और चीज बताया गया है, बाबा हरभजन सिंह, चगदे फट्टे और बलदारू राम का बदन जैसे रोचक सैन्य प्रसंगों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह पुस्तक उनकी चर्चित आत्मकथा 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी के बाद प्रकाशित हुई है। जनरल मनोज मुकुंद रणवणे किताब लेखक हैं और इनकी किताब का नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे दिग्गज खिलाड़ी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ए बलबीर सिंह सीनियर, बी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, सी धनपाल पिल्ले और डी है अजीत पाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है गुरबख्श सिंह ग्रेवाल। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इनका निधन 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के पास स्थित जीरकपुर नामक आवास पे दिल का दौरा पड़ने से हो गया। याद रखिएगा, इन्होंने अपने भाई बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ ओलंपिक में खेलकर इतिहास रचा है। भारतीय हॉकी टीम में इतिहास में पहली बार 2 सगे भाइयों ने एक साथ ओलंपिक में भाग लिया था। तो इनके भाई का भी नाम याद रखिएगा, बलबीर सिंह ग्रेवाल।
अभी वे वेस्टर्न रेलवे में वरिष्ठ खेल अधिकारी थे और बाद में मुंबई हॉकी एसोसिएशन के मादक सचिव भी रहे हैं। इनका नाम याद रखें, गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल। अगला महत्वपूर्ण उन व्यक्तियों के नाम जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रघु राय जी का निधन हो गया, जो कि भारतीय फोटोग्राफर थे। आशा भोसले प्रसिद्ध भजन गायिका थी, इनका भी निधन हो गया। के.एन. पनिकर का भी निधन हो गया, जो कि इतिहासकार थे और शिक्षाविद थे। वहीं राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया, जो बंगाल के प्रसिद्ध अभिनेता थे। तमल रॉय चौधरी जी का निधन हो गया, जो बंगाल और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता थे। बीरेन सिंह इगती, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। AIFF के पूर्व महासचिव कुशाल दास, इनका भी निधन हो गया। E.A. राजेंद्र मलयालम सिनेमा के सम्मानित अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस बॉलीवुड जोड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? A. अजय देवगन और काजोल, B. रितेश देशमुख और जेलेना देशमुख, C. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, D. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। इसका जो सही आंसर है वो है रितेश देशमुख और जेलेना डिसूजा। आप देख सकते हैं रितेश देशमुख और जेलेना डिसूजा भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की जो सड़क परिवहन निगम है MSRTC भारत का सबसे बड़ा राज्य परिवहन निगम है और महाराष्ट्र के परिवहन निगम ने इनकी लगभग 16,000 से अधिक बसें चलती है। इन बसों को लाल परी नाम से जाना जाता है और इन्हें ST बस के नाम से भी जाना जाता है। तो रितेश देशमुख और जेलेना देशमुख को महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने 5 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा और यात्री जागरूकता को बढ़ावा देना और युवाओं को लाल परी के प्रति आकर्षित करना। लाल परी मतलब महाराष्ट्र राज्य परिवहन द्वारा जो चली गई बसें हैं उनको लाल परी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में BWF थॉमस और उबेर कप फाइनल 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A. बैंकॉक थाईलैंड, B. हॉर्सेस डेनमार्क, C. जकार्ता इंडोनेशिया और D. कुआलालंपुर मलेशिया। इसका सही आंसर है हॉर्सेस डेनमार्क में। हाल ही में आपको बता दें कि 2026 का थॉमस और उबेर का फाइनल 24 अप्रैल से 3 मई तक डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित होगा। आपको बता दें भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीतकर बैडमिंटन इतिहास में अपना स्वर्णिम अध्याय लिखा था। पुरुष टीम का लक्ष्य है 2022 की ऐतिहासिक थॉमस कप को दोहराना। महिला टीम की इस बार कप्तानी कर रही हैं PV सिंधु और युवा उबेर कप टीम का नेतृत्व करेंगी। याद रखिएगा, भारत ने उबेर कप इतिहास में 2 कांस्य पदक 2004 और 2016 में भी जीते हैं, लेकिन 2022 में उबेर कप का स्वर्ण इतिहास लिख दिया था थॉमस कप जीत करके भारत ने। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? A. अनुच्छेद 14, B. अनुच्छेद 19, C. अनुच्छेद 21, D. अनुच्छेद 32। इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करना अनुच्छेद 21 के तहत उसका जीवन के अधिकार का हिस्सा है और अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देती है। आपको बता दें कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों की हिस्सेदारी 2% है। सड़क दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों में राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी 30% है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे रोक के क्षेत्र में अवैध ढाबों और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। भारतीय व्यवसायों की पार्किंग केवल निर्धारित पार्किंग वे और ट्रक ले बाय पर ही की जाएगी। याद रखिएगा, तो कुछ नियम सख्ती से पालन किया जाएगा, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठवा जिले के किन गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत शामिल किया है? ए में आप देख सकते हैं बोलिया, कटियाला, गजनाल, करोल, कृष्णा, रथुरा और गुज्जरचक। बी में पुंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन।
सी में लेह, कारगिल, बादरा, नुत्रा, जास्कर, हेमिस। डी में अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, कुलगांव, पुलवामा और शोपियां। इसका सही आंसर है ए, बोबिया, कड़ियाला, गजगाल, करोड़ कृष्णा, रथुआ और गुज्जर। चक, इनका नाम याद रखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये भी है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 4 विकल्प गांव के देंगे जिसमें से एक शामिल नहीं होगा, बाकी शामिल होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ब्रॉडबैंड विलेज प्रोग्राम के तहत इन गांवों को चुना गया है जो कि सीमावर्ती का, जो जम्मू के कठुआ जिले में स्थित है। इन गांवों में एक अभियान चल रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड। चयनित गांवों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होते हैं, इसलिए इनका सामरिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर अंतर्गत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कठुआ जिला जम्मू क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमा एक भाग पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है इस पहल का वाइब्रेंट सेकेंड प्रोग्राम का वाइब्रेंट, याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2026 में इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ए, रोहित शर्मा, बी, विराट कोहली, सी, MS धोनी और डी, KL राहुल। इसका सही आंसर है विराट कोहली। अप्रैल 2026 में विराट कोहली ने 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उपलब्धि उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लड़ते हुए मैच में हासिल की है। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलते हैं और इन्होंने मैच के दौरान 300 प्लस छक्कों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया है और विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, गिने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात GMC को जेंडर इक्विलिटी मोबिलाइजेशन पुरस्कार 2026 में किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? ए, यूनेस्को, बी, यूनिडो, सी, यूनिसेफ, डी, WHO। इसका सही आंसर है यूनिडो। गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे 22 अप्रैल 2026 को चौथा GEM पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूनिडो के द्वारा वियना में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया और GMC ने, ठीक है, गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 200 से अधिक महिलाओं को ऑटो ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया है। ये महिलाएं घर घर जाकर कचरा संस्करण का कार्य करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहलाता है। इस यूनिडो की स्थापना नवंबर में 1966 में हुई और इसका कार्यकारी जो स्थापना हुई 1 जनवरी 1967 में हुई। यूनिडो का जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, विकासित देशों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा रखना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मैंने शायद बता भी दिया है कि द क्यूरियस एंड द क्वालिफाइज अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है जनरल मनोज मुकुंद रणवड़े। ये डबल रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।